शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के द्वारा लगातार कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे वर्ग हैं जो आज भी अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। बात हो रही है वित्त रहित शिक्षकों की, जो आज भी अपनी मांगों को लेकर के सरकार से लड़ाई लड़ रही हैं। उनकी मांग अभी भी अनसुनी पड़ी है। इस पे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आनंद पुष्कर जी। आनंद जी, ये बताइए कि वित्त रहित शिक्षकों की जो मांग रही है वो लगातार अपनी लड़ाई लड़ी है। आखिर मांग क्या रही है कि सरकार अभी भी उन्हें अनसुनी देख कर रही है? देखिए अंकित जी, पहले तो आपको मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो एक ऐसे वर्ग के शिक्षकों के बारे में आपने आज संज्ञान लिया है, उनके सवालों को रखा है, जो सवालों को सुलझाना नितांत ही आवश्यक है। आपको ज्ञात होगा कि 2005 में जब बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बनी थी और मेरे पिताजी बिहार विधान परिषद के उस समय सदस्य भी हुआ करते थे, तो उन्होंने लगातार सरकार के समक्ष उनकी समस्याओं को उठाने का काम किया, उनकी समस्याओं को रखा, जिसका प्रभाव यह हुआ कि वैसे वर्ग के शिक्षकों के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अनुदान की व्यवस्था की शुरुआत उन्होंने की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी की ही सरकार ने उनको अनुदान की राशि भी देने की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन हुआ क्या कि अनुदान की व्यवस्था तो हो गई, फिर राज्य में सरकार ने एक सोच किया, डिपार्टमेंट ने भी एक सोच किया। उस समय स्वर्गीय मदन मोहन झा जी हुआ करते थे अपर मुख्य सचिव। उस समय एक आयोग बना समान स्कूल प्रणाली का, और उस आयोग में आयोग की समिति ने अपनी रिपोर्ट दिया कि हम वित्त रहित जो शिक्षक के जो विद्यालय हैं या जो शिक्षक हैं, उनके स्वरूप और उनकी संरचना को किस प्रकार से बनाई जाए, ताकि वैसे शिक्षक या उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे भी अपने आप को उपेक्षित महसूस नहीं कर पाए। आज की परिदृश्य में व्यवस्था ऐसी हो गई है कि यह डिपार्टमेंट जो पड़ा हुआ है, वह डिपार्टमेंट ने समान स्कूल प्रणाली की रिपोर्ट भी कभी चर्चा भी नहीं करती है। आज भी बिल्कुल वह रिपोर्ट जो बनी हुई है, जिसमें यह व्यवस्थाएं बनाई गई थी कि किस प्रकार से वित्त रहित के शिक्षकों को वेतन देंगे, उनके विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होंगे, कौन सी व्यवस्थाओं का मापदंड बनाया जाएगा, क्या व्यवस्थाएं होगी, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे लिखित रूप से रही है। लेकिन मेरा कहना ये है कि कम से कम डिपार्टमेंट को यह अवश्य सोचना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए कि आज जो अनुदान की राशि भी जो जाती रही है, वह भी अनुदान की राशि उनको ससमय पे नहीं जाता है। आज सोचिए कि हर प्रकार के शिक्षा का, शिक्षक के वर्ग के बारे में लगातार सरकार सोच रही है, चिंता भी कर रही है, और वैसे शिक्षक जो वर्षों-वर्षों से पढ़ा रहे हैं, वैसे विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, जहाँ उनको कोई राशि, किसी प्रकार का कोई वेतन नहीं है, और आज वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से भी, मैं तो जाके माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मिला था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में भी लाया था कि वित्त रहित जो शिक्षक हैं, चाहे वह माध्यमिक के हो, इंटरमीडिएट के हो, कॉलेज के हो, डिग्री कॉलेज के हो, वैसे लोगों को एक पे स्केल आपको बनाना चाहिए, एक स्ट्रक्चर आपको होना चाहिए, वेतनमान का स्ट्रक्चर होना चाहिए, उनको भी आधारभूत संरचनाओं से जोड़ना चाहिए, ताकि उनका भी जो कार्य है, वह कार्य को निष्ठा और ईमानदारी से वो कर पाए। इसीलिए मैं तो आपके माध्यम से भी विभागीय स्तर के पदाधिकारियों को भी कहना चाहता हूं कि इस पे आपको यथाशीघ्र संज्ञान लेना चाहिए। आपको एक बात और बता देता हूं कि बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं, जैसे महाविद्यालय हैं जो संस्कृत विश्वविद्यालय कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से आते हैं, वहाँ भी प्रबंध समितियों के द्वारा ही सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। भले ही ये एफिलिएटेड है, प्रबंध समितियों के द्वारा ही चलते हैं। संस्कृत और मदरसा के भी विद्यालय हैं जो प्रबंध समितियों के द्वारा ही चलते हैं। वहाँ भी एक वेतनमान तय हुआ, और वेतनमान तो बन गया, लेकिन उनको आज भी वार्षिक वेतनमान नहीं दिया जाता है। तो मान लीजिए कि 15 में जब उनके लिए वेतनमान बना, तो कम से कम यह जो सरकार है, उसको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि जो अनुदान की राशि आप जो दे रहे हैं, तो अनुदान की राशि में ही आपका वेतनमान बन जाएगा। उसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आप अनुदान की राशि दे रहे हैं, उसी अनुदान की राशि में आप वेतनमान को बना के उनको भी दे सकते हैं, उनका एक स्लैब का निर्धारण कर सकते हैं। इससे उन वर्गों में भी एक बड़ी उत्साह की वातावरण बनेगी, और हम तो कहेंगे, सरकार को भी कहेंगे कि आप ज़रूर उनके मसलों को संज्ञान में लीजिए। और समय बहुत कम है, यथाशीघ्र वित्त रहित साथियों के बारे में भी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वप्न रहा है, उन्होंने ही कहा कि मैं वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करूंगा, और अनुदान देने के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त कर दिया था। लेकिन आज की परिदृश्य में वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त होने के बाद भी
वित्त रहित हम लोग बोल रहे हैं, यह बहुत शर्म की बात है बिहार के लिए। वित्त रहित का मतलब होता है कि पैसे के विहीन, यानी कि मान लीजिए सरकार अनुदान भी दे रही है तो कम से कम डीबीटी के माध्यम से, क्योंकि सरकार की हर परियोजनाएं जो है डीबीटी के माध्यम से पहुंचती है। और आज शिक्षकों का जो वेतन है वो सीधे मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि मैं सीधे शिक्षकों की राशि को उनके जेब में पहुंचाने का काम करूंगा। तो मैं यही आग्रह करूंगा कि उनका वेतनमान बना के और शिक्षकों के खाते में वित्त रहित की राशि जाए, जो वित्त रहित में कार्यरत है उनको भी एक मानदेय वेतनमान मिल जाए और वह वेतनमान में कन्वर्ट हो जाए। यही हम लोगों की मांग है और मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मदरसे की बात हो रही थी और संस्कृत शिक्षकों की, उनकी क्या मांग रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 2015 में संस्कृत और मदरसा के साथियों को हमारे पिताजी ने सवाल उठाया था और 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनको मिला था, एक वेतनमान मिला था। और आज भी वेतनमान पे वो लोग को मिल रहा है, लेकिन जो स्लैब उन लोगों का बना था उस स्लैब में वार्षिक वेतन वृद्धि के मसले नहीं थे। और आज भी सोचिए कि जो 2015 से काम कर रहा है और आज भी काम कर रहा है, उनको ना हाउस अलाउंस मिल रहा है, ना महंगाई भत्ते उनको उनके इजाफे हो रहे हैं। बस वो एक स्लैब जो वेतन का बना दिया गया था 9300 से 34,500 का, वही स्लैब उनको मिल रहा है। तो मेरी आग्रह है कि यथाशीघ्र विभाग को देखना चाहिए, उनके वार्षिक वेतन वृद्धि को, उनके स्लैबों का निर्धारण यथाशीघ्र करना चाहिए, उनके हाउस अलाउंस में इजाफा होना चाहिए। इन विषयों के संज्ञान में लेना चाहिए और उनकी जो वेतन में उत्पन्न विसंगति है उसको भी यथाशीघ्र दूर करना चाहिए। और जो राज्य में जो आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस नहीं हो पा रहे हैं, इन विषयों को भी उनको गंभीरतापूर्वक देखना चाहिए, ताकि हमारे जो संस्कृत और मदरसा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, और जो संस्कृत भाषा के बारे में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में चतुर्थ भाषा में जिसका उपयोग किया जा रहा है, तो वैसे विद्यालयों का भी उद्धार हो सके, वैसे विद्यालयों को भी आधारभूत संरचनाओं से जोड़ना चाहिए, चाहे वो संस्कृत या मदरसा हो, ताकि उन विद्यालयों में उन विषयों के पाठ करने वाले बच्चों के अंदर भी एक उत्साह का वातावरण बने। और हम लोग एक ऐसे वर्ग, ऐसे समाज, ऐसे संप्रदाय से आते हैं जहाँ पे हम लोग सबकी शिक्षा एक समान की बात हम लोग करते हैं और सबका वेतन एक समान। मतलब शिक्षा भी एक होनी चाहिए, बच्चों को बेहतर शिक्षा भी देनी चाहिए, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छे बनने चाहिए, विद्यालय का भवन भी निर्माण होना चाहिए। और जो हमारे शिक्षक कार्य कर रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी कहते थे, लगातार कहते थे कि जब उनके शिक्षकों का जब जेब भरा रहेगा, पेट भरा रहेगा, तो बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का काम वो करेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी लंबित उनकी मांग है, जिस प्रकार की भी मांग है, विद्यालय की मांग है, उसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। म्यूचुअल ट्रांसफ़र नियमावली जो अभी बना है, उसमें क्या लगता है कौन से वर्ग के जो शिक्षक हैं उनकी पोस्टिंग हो पाएगी? देखिए अंकित जी, सबसे पहले तो यह बड़ी बात है कि आज की परिदृश्य में आप देखे होंगे कि स्थानांतरण के लिए लगातार वर्षों से शिक्षक सड़कों पे संघर्ष कर रहे थे और लगातार उनकी आवाज़ उठ रही थी। मैंने इस बार लिखित रूप से भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भी जाके मैंने दिया था और मुख्यमंत्री स्तर से संज्ञान भी लिया गया। और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने यथाशीघ्र संज्ञान लिया। उस पर कई पहलू बनाए गए, कई बिंदु बनाए गए, जिस बिंदु पे काम करने की नित्यांत आवश्यकता विभाग को थी। पहला बिंदु था कि मानवीय आधार, दूसरा बिंदु था कि पति पत्नी, तीसरा बिंदु था कि पुरुष और महिला की दूरी के आधार पर स्थानांतरण किया जाएगा। खबर क्या किया तो गया? अभी जो म्यूचुअल जो शब्द है, यह म्यूचुअल शब्द कोई नई शब्द नहीं है। जब 2020 की नियमावली और सेवा शर्त जब बनाई गई थी, उस नियमावली में भी यह प्रोविज़न था कि म्यूचुअल स्थानांतरण पुरुषों का किया जाएगा। लेकिन म्यूचुअल स्थानांतरण में बहुत सारी टेक्निकल समस्याएं शिक्षकों को आती है। बहुत जगह हम म्यूचुअल उनको मिल नहीं पाता है। तो जब डिपार्टमेंट के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि 1,90,000 लोगों का स्थानांतरण के लिए उन्होंने दरखास्त लेके रखा था। नवंबर 2024 में उन्होंने आवेदन लिया था। तो आज यह 7-8 महीना हो जाने के बाद भी विभाग में बैठे हुए ऐसे वरीय पदाधिकारी हैं जो 7 महीने तक भी उनका स्थानांतरण नहीं कर पाए, जिसके चलते शिक्षकों में सरकार के प्रति एक भारी आक्रोश और निराशा की भावना उत्पन्न हुई है। आप बताइए, मैंने कई ऐसे शिक्षकों को देखा है जो कैंसर पीड़ित हैं और जो 10 किलोमीटर पे काम करते थे, स्थानांतरण के बाद 30 किलोमीटर पे चले गए। तो आप कैसी नीति भाई बना रहे हैं?
मुख्यमंत्री जी हमारे कह रहे हैं, सरकार हमारी कह रही है कि उनको नज़दीक स्थानांतरण का लाभ हम लोग देंगे। कल भी आपने देखा है कि सरकार ने ट्वीट करके भी बताया है कि ऐच्छिक स्थानांतरण हम लोग उनको देंगे, उनके दरखास्त को लिए जाएंगे और जल्द से जल्द इन प्रक्रियाओं को करेंगे। तो कम से कम एक बार स्थानांतरण की नीति जो बनाई गई है, जितने भी दरखास्त जो डिपार्टमेंट को आए हैं, दरखास्त को यथाशीघ्र बैठ के उनके आवेदन पे संज्ञान करना चाहिए, देखना चाहिए कि कोई ऐसे गंभीर बीमारी के लोग हैं, अगर कहीं दूर चले गए हैं, उनको नज़दीक लाना चाहिए। पति पत्नी को दिया गया था कि एक जगह पे लोगों को लाएंगे ताकि उनका परिवार बिखरे नहीं। मुख्यमंत्री जी भी स्वयं चाह रहे हैं कि हमारे पुरुषों को स्थानांतरण मिले और म्यूचुअल स्थानांतरण के साथ साथ ऐच्छिक स्थानांतरण का भी प्रोविज़न होना चाहिए और डिपार्टमेंट को इस पे भी संज्ञान लेना चाहिए। यही हम सबों की मांग है। तो आपने सुना, खास बातचीत हमारे साथ कर रहे थे आनंद पुष्कर जी हैं, जो शिक्षकों की मांग जो है वो लगातार उठाते आए हैं। शिक्षक जो है शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। अब देखना ये होगा कि इनकी मांग कब तक सरकार के द्वारा पूरी की जाती है। कैमरा पर्सन राकेश रोशन के साथ मैं अंकित कुमार, कशिश न्यूज़, पटना। देखिए, आज के परिदृश्य में अंकित जी सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षकों की जो आज के लोग जो विशिष्ट शिक्षक बनाए गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनको जो सरकारी कर्मी का दर्जा दिया गया है, तो सरकारी कर्मी के दर्जे में उनका एक स्लैब का निर्धारण कर दिया गया था 31,000 32,000। और उसमें जब 2015 में उनको जब वेतनमान तय किए गए थे, तो उस समय एक प्रोविज़न था कि प्रत्येक 3 बरस पे एक इंक्रीमेंट जोड़ के देना था, उनका एमएसएपी का लाभ देना था। तो एक यह लंबित मांग उनकी रही है। उनका वार्षिक वेतन वृद्धि का मसला हो, उनके वेतन में उत्पन्न विसंगति का मसला हो, उनका एमएसएपी का मसला हो, उनका प्रोन्नति प्रमोशन का मसला हो, क्योंकि जो नियमावली 2020 में भी बनाई गई थी, उस नियमावली में भी स्पष्ट यह प्रोविज़न था कि उनको सर्विस कंटिन्यूटी का भी लाभ दिया जाएगा, उनको प्रमोशन का भी लाभ दिया जाएगा, उनकी प्रोन्नति भी की जाएगी, उनको वार्षिक वेतन वृद्धि का भी लाभ दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट ने इन विषयों को गंभीरता से लिया है, लेकिन जल्द से जल्द जो है कि इनके जो मुख्य मांग रहे हैं, जो वेतन संबंधित मांग है, जो प्रमोशन संबंधित मांग है, जो सर्विस कंटिन्यूटी संबंधित मांग है, उसको सरकार को यथाशीघ्र संज्ञान लेना चाहिए और यथाशीघ्र इस पे कार्य भी करना चाहिए और उनकी मांगों को यथाशीघ्र पूरा भी करना चाहिए। और विद्यालय अध्यापक की क्या मांग रही है सर? उनकी भी वेतन वृद्धि की भी बात हो रही थी, उस पे क्या है? देखिए, विद्यालय अध्यापक का जो सबसे बड़ा मसला यह है कि आज की परिदृश्य में जो महंगाई भत्ते उनको मिल रहे हैं, तो राज्य सरकार की जो 55% के स्लैब हैं वो नहीं है। एचआरएमएस पोर्टल पे आज भी उनको 50% ही मिल रहे हैं। उनका इंक्रीमेंट भी लग चुका है, 2 इंक्रीमेंट जो अब तक उनको नहीं मिला है। हाउस अलाउंस भी उनको 4% मिल रहा है। इस पे मैंने कई बार जाके डिपार्टमेंट को भी कहा है, सरकार के भी संज्ञान में लाया है और मुझे लगता है कि जो बैठे हुए वहाँ पे मुफस्सिल के पदाधिकारी हैं, उनको यथाशीघ्र संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि यह कई महीनों से हम लोग लगातार सरकार को संज्ञान में दे रहे हैं। तो उनका हकमारी जो सरकार कह रही है कि हम यह आधार है, 55% उनको महंगाई मिलना चाहिए, हाउस अलाउंस उनका हिसाब से होना चाहिए, उनका इंक्रीमेंट उनका अधिकार है। तो बताइए कि आखिर कुंठी मार के उनकी परियोजनाओं पे आप क्यों बैठे हुए हैं? यथाशीघ्र जो है डिपार्टमेंट को टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो, उनके मसलों का समाधान करना चाहिए और तुरंत से तुरंत जो उत्पन्न उनकी वेतन विसंगति है, उनको पूरा करना चाहिए।